सो ये हो गया आपका बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसके अंदर आप 10 और प्रोफेशन निकल आते हैं हमारे। तो जो कैनेडियन सिक्योरिटीज़ कोर्स है उसकी और MFDA की दोनों की वैल्यू वाइज वो दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। दूसरे आपके जो बहुत कॉमन हमारे स्पेशली इमिग्रेंट कम्युनिटी में जो बहुत कॉमन है वो हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम पे चलते हैं। जब फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में लोग काम स्टार्ट करते हैं तो पहले 2 साल के अंदर 50% लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप रुकते नहीं हो हैं। 1.5-2 लाख आप आराम से घर ला सकते हो। तो अब बैंक जो है, बैंक लव्स GIC। मेजॉरिटी कैनेडियंस जो हैं वो प्राइवेट बैंकिंग के साथ उनकी कोई फेमिलियरिटी नहीं है। आपको मुझे हमें इस बारे में पता ही नहीं है हमारे। तो आपका लाइसेंस जा सकता है उस एक स्टेप से। मैं तो डोमिनिकन रिपब्लिक में बीच पे लेटा हूँ और पीछे से मेरे बैंक में टनाटन पैसे गिर रहे हैं। नॉर्वेजियन क्रूज लाइन का जो स्टॉक था वो 70% नीचे गिरा एक हफ्ते के अंदर। तो मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए जब मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ इंडस्ट्री में आने से पहले, सो दैट आने के बाद मेरा इस इंडस्ट्री को छोड़ने के चांसेस बहुत थिन हो जाएं, बहुत रेयर हो जाएं। जो अनफॉर्चुनेट बात अब हमारी इंडस्ट्री की है वो ये है कि क्योंकि चौड़ाई और गहराई दोनों बहुत हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी सिर्फ जो ऊपर ऊपर की सरफेस है उसके ऊपर ही रह जाते हैं कि वो जी मैंने इंश्योरेंस के 4 कोर्स कर लिए, अब मैं लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बन गया, लेकिन अब मैं सब कुछ कर दूंगा। अब मैं हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं करियर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर इन कनाडा। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनेंशियल एडवाइजर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो एक इंश्योरेंस एजेंट की बनती है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फाइनेंशियल एडवाइजर का करियर इज मोर देन ए इंश्योरेंस एजेंट। और इस टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरप्रीत सिंह पाजी। हरप्रीत सिंह पाजी जोहो फाइनेंशियल सर्विसेज के ओनर हैं और उन्हें हम मिस्टर प्रोफेसर के नाम से भी बुलाते हैं। इस इंट्रो में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये पॉडकास्ट आपने पूरा देख लिया तो आप इस बात का आइडिया जरूर लगा पाएंगे कि फाइनेंशियल एडवाइजर का करियर आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज हरप्रीत सिंह ऑन चंद्रशेखर आर्या स्टॉक। हरप्रीत सिंह पाजी उर्फ सोनू जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया जी, आप बताओ। बस वेरी गुड, गुड टू बी बैक जी। तो आप पाजी दूसरे गेस्ट हो जिसके साथ हम दूसरा एपिसोड कंटिन्यूअसली हिंदी के अंदर ही रिकॉर्ड करने वाले हैं आज। और आपका तहे दिल से धन्यवाद और एक बार फिर से आपका हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। पहले जब मैं आया था तो आप उस टाइम पे आप थे ऑटवा लेवल के सेलिब्रिटी। अब आप वर्ल्ड सेलिब्रिटी बन चुके हो। कैसी बात कर रहे हैं भाजी, हम तो वही हैं आपके सामने। आप लोग आते रहे हैं तो हम लोग थोड़े और आगे बढ़ते चले गए। बट आई स्टिल रिमेम्बर कि शायद पहले 10 एपिसोड में से एक था आपका एपिसोड और अब हम लोग लगभग 40 एपिसोड से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। Exactly. और मतलब बड़ा अच्छा और कंफर्ट लग रहा है। वहीं से जैसे पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना तो वही मुझे एकदम से सोनू जो हमारी पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी वो एकदम से क्लिक कर गया और वो निकल गया एकदम से। आई डिडंट प्लान फॉर इट। इसके लिए लोगों को हमारा पुराना एपिसोड देखना पड़ेगा। जी जी। तो पाजी आपको जैसे पता ही है कि हमने इस पॉडकास्ट से पहले बात की थी कि इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को हम लोग करियर ओरिएंटेड बनाना चाह रहे हैं। और मैंने रिसेंटली अभी ना पीछे लगभग सारे पॉडकास्ट एक एक प्रोफेशन को उठा के उसके बारे में बात की है। अब क्योंकि कनाडा के अंदर जिस सेक्टर की हम आज बात करने वाले हैं यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजिंग वाले सेक्टर की, ये एक जाना माना सेक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन भी है। बिल्कुल। मैं बहुत सारे न्यूकमर्स को मिलता हूँ, उनको नाम तो पता है बट ये नहीं पता है एग्जैक्टली कि इसमें करियर बनता कैसे और ग्रोथ कैसे करते हैं, या सिर्फ एक पार्ट के बारे में पता है। तो हमारी पूरी डिस्कशन आज उसी के अराउंड रहने वाली है। और एज यू नो ओटवा के अंदर इससे आपसे बेस्ट कोई पर्सन हो नहीं सकता है इस बारे में बात करने के लिए। थैंक यू। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आर यू रेडी? जी बिल्कुल। तो डायरेक्टली स्टार्ट करें टॉपिक के ऊपर। एग्जैक्टली जी। सबसे पहले ना भाई ये बताओ कि इसमें ना कुछ चीजें तो मेरी हैं क्योंकि मुझे भी नहीं पता है सारी चीजें, राइट? बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने गैदर की हैं, जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे। जी। पहली कंफ्यूजन तो यहीं पे ही है कि ये डेजिग्नेशन क्या है,
ये करियर क्या है, किस नाम से इसको लीगल जाना जाता है, तो वहां से शुरू करते हैं। आप वो बताइए पहले तो। ठीक है। तो अब आप जब भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड है जी। कि मैं हमेशा उस क्वेश्चन से एक और स्टेप पीछे चला जाता हूँ, ठीक है। ताकि उसको हम क्लियर कर सकें। ठीक है। तो डेजिग्नेशन जो है वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में मल्टीपल है। ठीक है। मल्टीपल डेजिग्नेशंस हैं। तो सबसे बेसिक जो स्टार्ट होता है वो ये होता है कि आपकी जो टोटल जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, अगर मैं उसको एक यूनिवर्स बोलता हूँ जी, तो उस यूनिवर्स के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के यूनिवर्स के अंदर, ये उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं या उसके डिफरेंट हिस्से हैं। उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो जैसे एक फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर मेरा हो गया कि मैं इस पूरे यूनिवर्स को हैंडल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ जिसमें मैं आपकी सारी की सारी प्लानिंग चीज़ें देखता हूँ। उसमें क्या आता है कि आपके पास रिटायर होने पे पैसा इनफ होगा या नहीं होगा। ओके। आपके टैक्सेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म में कैसे प्लान किए जाएंगे, ताकि ये ना हो कि आप आज तो 4 पैसे की टैक्स बचा रहे हो, लेकिन ये सारा पैसा इकट्ठा होकर कहीं बाद में 50% पे टैक्स हो गया। अब ये टैक्स प्लानिंग है। एस्टेट प्लानिंग है कि मैं अपनी लाइफ टाइम में ये सारा पैसा नहीं यूज कर पाता, ठीक है, या मैंने प्रॉपर्टियां बना ली, उनको मैं छोड़ के जाता हूँ, आगे अपनी जनरेशन को दे के जाता हूँ, तो अब पता चलता है कि वो 50 या 53% टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर। अब इसके बारे में हमने प्लान नहीं किया तो काफी नुकसान हो गया हमारा। फिर उसके बाद है कि मेरे दिमाग में कोई चैरिटी है, कोई मेरी धार्मिक संस्था है जिसको मैं कुछ ऐसा दे के जाना चाहता हूँ कि मेरी एक लेगेसी जो है कि उनको याद रहे कि हाँ भाई कोई हरप्रीत सिंह होता था यहाँ पे। ठीक है। अब उसको अगर मैं प्लान करता हूँ तो वही $100 जो मैं उसको आज कहता कि ये जो मैं आपको $100 दे के जाऊंगा, उसी $100 को मैं बढ़ा के हो सकता है कि उनको $500 दे पाऊँ, हो सकता है मैं $1000 दे पाऊँ, सेम लेगेसी, अगर मैं उसको प्लान करता हूँ। इसके साथ अब रिस्क मैनेजमेंट हो गया कि अगर मेरा परिवार में मुझे कुछ हो जाता है, मेरी हेल्थ को कुछ हो जाता है, मेरी लाइफ को कुछ हो जाता है, तो पीछे से मेरे परिवार का क्या होगा, या मेरी हेल्थ को कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा। अब ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के यूनिवर्स का सारे एक अलग अलग पार्ट्स हैं। अब इसमें कुछ लोग और नॉट टू फॉरगेट जो एक जिस चीज को लोग बहुत ज्यादा दिल से उनको लगता है कि यही फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ। करेक्ट, राइट। तो मोस्टली लोग क्या हैं कि वो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ के ऊपर ही, उसके आसपास ही मंडराते रह जाते हैं कि भाई मुझे 10% ग्रो करना है अपना पैसा, मुझे 8% की ग्रोथ पसंद नहीं है, वो उसकी फीस 1% थी वो मुझे देनी मंजूर नहीं है। लेकिन उस सारे के अंदर आप क्या कर रहे हो कि आप जो मिस कर रहे हो वो बाकी की 7 चीजें जो हमने डिस्कस की हैं वो सारी मिस हो गई आपकी, क्योंकि अब आप सिर्फ फोकस रह गए मेरा पैसा कैसे बढ़ रहा है। रोज सुबह सुबह आप उसको उठा के उसका पोर्टल निकाल के बैठ जाते हो कि वो आज 2% नीचे चला गया, कल 6% ऊपर चला गया, एंड सो ऑन। राइट। सो ये हो गया आपका बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसके अंदर आप 10 और प्रोफेशन निकल आते हैं हमारे, कि एक खाली एस्टेट प्लानर होगा, एक खाली टैक्स प्लानर ही होगा, एक खाली इन्वेस्टमेंट मैनेजर ही होगा। अच्छा। तो अब ये सारे अपने आप में प्रोफेशन है। और जो आपका एक ओवर आर्चिंग जिसको हम बोलते हैं रोल, जिसमें फाइनेंशियल एडवाइजर एंड प्लानर का जो रोल आता है, वो है कि शायद मैंने पिछले एपिसोड में भी उस पर टच किया था कि वो एक तरह से आपका फैमिली डॉक्टर है। राइट। तो अब आप कहते हो कि पाजी जो डॉक्टर है वो मेरा पूरे बॉडी का डॉक्टर है, या वो मेरे हार्ट का डॉक्टर है, या वो सिर्फ मेरे ब्रेन का डॉक्टर है, या सिर्फ मेरी ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है, तो वो सारे डॉक्टर हैं। लेकिन एक आपका फैमिली डॉक्टर है जो आपका जनरल प्रैक्टिशनर है। तो जो मेरा रोल है, जैसे जिस रोल में मैं हूँ, आप उसे समझो कि मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। ठीक है। उसके बाद अब आप कहते हो कि जी मुझे मेरे पास $5 मिलियन का मुझे टैक्स प्लान करना है। ठीक है। हो सकता है कि वो मैं खुद करूं, हो सकता है कि मैं अपने किसी एक्सपर्ट को जो सिर्फ टैक्स प्लानिंग करता है उसको अपने साथ लेके आ जाऊं कि आओ भाई ये एक पर्टिकुलर क्लाइंट है जिसको हमने सिर्फ टैक्स प्लानिंग पे फोकस करना है, आप आओ। तो अब आप वो कार्डियोलॉजिस्ट को ले आए, उन्होंने अपना एक ऑपरेशन किया हार्ट का, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद अब मैं और पेशेंट फिर वापस अपना रिलेशनशिप जो है उसको जारी रखेंगे। ठीक है। आप लॉयर को ले आए कि भाई अब इसकी विल बनानी है, इसकी एस्टेट लिखनी है,
किसी का प्री नप्चुअल एग्रीमेंट करना है, ये सब आपने लॉयर को बुला के कर दिया, उसके बाद लॉयर अपने घर, अब आप उनके साथ फिर डील कर रहे हो, राइट। सो इसलिए जो ये प्रोफेशन है इसमें डेप्थ बहुत है, ठीक है, और ब्रेड्थ भी बहुत है, ठीक है, राइट। तो चौड़ा भी बहुत है और गहरा भी बहुत है। अब इसमें आप चूज कर सकते हो एज ए प्रोफेशनल कि आपको क्या बनना है। जो अनफॉर्चुनेट बात अब हमारी इंडस्ट्री की है वो ये है कि क्योंकि चौड़ाई और गहराई दोनों बहुत है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी सिर्फ जो ऊपर ऊपर की सरफेस है उसके ऊपर ही रह जाते हैं कि वो जी मैंने इंश्योरेंस के 4 कोर्स कर लिए, अब मैं लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बन गया, लेकिन अब मैं सब कुछ कर दूंगा, अब मैं आपका पैसे भी मैनेज कर दूंगा, मैं आपके बच्चों की एजुकेशन भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, और साथ में मैं अपना दिन में अपनी आईटी की सपोर्ट की जॉब भी कर लूंगा, या मैं ट्रक भी चला लूंगा, ये भी, और साथ में आपको शाम को 2 इंश्योरेंस भी भेज दूंगा। तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जो जिस बंदे को इंडस्ट्री का नहीं पता। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि आज के पॉडकास्ट की ऑडियंस वो रहने वाली है जिसको मोस्टली करियर बनाना है इस सेक्टर के अंदर, या नया नया करियर भी बनाया तो एटलीस्ट उसको समझ में लगे कि करियर ग्रोथ कैसे हो सकती है सेक्टर के अंदर। जो एनालॉजी आपने स्टार्ट की है उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट के नाम लिए, अब मान लीजिए कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली चीज एमबीबीएस करनी पड़ेगी उसको, है ना, और वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा वो करने के बाद। तो आपकी बातों से पता चल रहा है कि क्या इस डेजिग्नेशन को फाइनेंशियल एडवाइजर एंड प्लानर ये बोलते हैं? जो नहीं, सबसे पहले जो आपका अगर हम स्टेप लेते हैं सबसे पहला, तो टिपिकली जो आपका बंदा जो स्टार्ट करता है वो या स्टार्ट करता है खाली इंश्योरेंस से, ओके, या स्टार्ट करता है खाली इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। उसके बाद वो जब उसके पास वो दोनों लाइसेंस हो जाते हैं तो फिर वो उन दोनों सेक्टर्स में अपनी एडवाइस दे सकता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि या तो मैं म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स का डीलर बनता हूँ, ठीक है, जिसको हम MFDA, एक हमारी यहाँ पे बॉडी है, म्यूचुअल फंड डीलर्स एसोसिएशन बोलते हैं उसको। तो MFDA की एक लाइसेंसिंग, एक उनका लाइसेंस है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके ही पैरेलल एक और डेजिग्नेशन है जिसको आप CSC बोलते हैं, कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स। तो जो कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स है उसकी और MFDA की दोनों की वैल्यू वाइज वो दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। जो CSC कोर्स करने वाला है वो स्टॉक्स में डायरेक्टली डील कर सकता है, जो MFDA है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और ETF में डील कर सकता है कि वो खुद स्टॉक नहीं बाय करेगा। अब ये कई बार आपकी चॉइस भी हो सकती है कि भाई मैं स्टॉक्स में नहीं डील करना चाहता, मैं वो पूरा का पूरा जो डीप और ब्रॉड है मैं उसको कवर करना चाहता हूँ, और अगर मैं खाली स्टॉक्स में घुस गया तो फिर मैं सुबह से लेकर शाम तक बस वो मार्केट वॉच करता ही रह जाऊंगा, तो क्लाइंट से कैसे डील करूंगा। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। पार्ट 2 आपका है हेल्थ एंड लाइफ का इंश्योरेंस का लाइसेंस। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस लाइसेंस जो है उसको अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो 4 एग्जाम हैं, आप लेट्स से कि अगर आप उसको पार्ट टाइम भी करते हो तो आपने 4-6 महीने में, हर महीने में आप एक कोर्स आपने किया, कोर्सेज ऑनलाइन हो जाते हैं। उसके बाद जो उसका प्रोविंशियल एग्जाम है, ओंटारियो, अल्बर्टा, BC, इन सब का काफी सिमिलर एग्जाम है। क्यूबेक में एक एक्स्ट्रा एग्जाम होता है, ठीक है, बाकी सबका सेम एग्जाम है, 4 एग्जाम है, आपके प्रोविंशियल एग्जाम देना है। और मुझे पता है कि आप शायद इस बारे में पूछोगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कॉस्ट वाइज करीबन $1,000 में आप ये सारा काम कर सकते हो। ये जो हमने इंश्योरेंस वाले की बात इंश्योरेंस की, उसकी बात, उसमें 4 एग्जाम्स, उनकी प्रेपरेशन, वो सब $400-500 का होता है, ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद आपका $150 के आसपास आपकी जो है ये कोर्स की प्रोविंशियल फीस है, और उसके बाद आपकी $200-300 जब आपने अपने आप को लाइसेंस रजिस्टर करना है तो $1,000 के अंदर अंदर आप इंश्योरेंस के जो 4 एग्जाम लाइसेंस तक आप पहुंच सकते हो। सो कॉस्ट वाइज कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है वो, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जो इंश्योरेंस लाइसेंस है वो किसी डीलरशिप से स्पॉन्सर होना चाहिए, आपको पहले 2 साल उसकी स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, तो वहां पे आप एग्जाम अपने आप दे सकते हो, वो सब कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको अपना लाइसेंस रजिस्टर कराना है तो आपको किसी एक डीलरशिप के थ्रू करना पड़ेगा। वो डीलरशिप क्या है कि वो डीलरशिप हो सकती है कि जैसे सन लाइफ,
अपने आप में एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक ही इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट है। वो कहेंगे आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाओ, हम आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, लेकिन अब उसके बाद आप सिर्फ सन लाइफ का प्रोडक्ट बेचोगे। दूसरे आपके जो बहुत कॉमन हमारे स्पेशली इमिग्रेंट कम्युनिटी में जो बहुत कॉमन है, वो है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम पे चलते हैं। जी। और अनफॉर्चुनेटली अगेन, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि फोकस जो है वो रिक्रूटमेंट पे रहता है, टीम बढ़ाने का। मैं टीम बढ़ाऊंगा, मैं आपको रिक्रूट करूंगा, आप किसी को करोगे तो वो काम करेगा, और मैं अपने घर में सोया हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे। ह्यूमन चेन बनाने तो वो जब चेन वाला जब सपना जो बनता है, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे वर्ल्ड फाइनेंशियल ग्रुप है, एक्सपीरियर है, ग्रेट वे फाइनेंशियल है, प्राइमेरिका है, तो ऐसी एजेंसीज हैं। ये सब मल्टी लेवल करती हैं। हाँ, ये सब मल्टी लेवल करती है। किसी के 7 लेवल्स हैं, किसी के 4 लेवल्स हैं। मुझे लगा था कि वर्ल्ड फाइनेंशियल ही सिर्फ मल्टी लेवल कर रही है। नहीं, प्राइमेरिका जो है वो उनसे भी पुरानी है। तो प्राइमेरिका जो है वो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा शायद एटलीस्ट इंडस्ट्री में जो दिखता है वो थोड़ा डिक्लाइन पे है। WFG थोड़ा अब कह लो कि प्लेटो पे है, थोड़ा डिक्लाइन पे है। एक्सपीरियर अब नया बच्चा आ गया, तो अब वो अपना एक्सपैंड करना शुरू हो गया है, एंड सो ऑन। तो ये चलता रहेगा। तीसरा जो आपका तरीका होता है वो है कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए या किसी बैंक के लिए आप काम करते हो। जैसे RBC हो गया, तो RBC के अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, BMO के अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। तो आप बैंक के एम्प्लॉई हो, लेकिन तब भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है। हाँ जी, लाइसेंस आपको तब भी चाहिए। और उसके बाद एक आपका होता है जो इंडिपेंडेंट रोल है। तो अब जैसे मैं जिस इंडिपेंडेंट रोल में हूँ, उसमें मेरे पास सारे के सारे जो इंश्योरर्स हैं कनाडा में, उन सब का एक्सेस है। और जो मेरा डीलर जो मुझे स्पॉन्सर करके जिसने मुझे एक्सेस दिया इन सब की, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सन लाइफ का प्रोडक्ट बेचता हूँ या मैं BMO का बेचता हूँ या मैं RBC या किसी भी 27 कंपनियां उसमें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई भी प्रोडक्ट जाएगा तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको अपना पैसा मिलना ही मिलना है। तो इससे काइंड ऑफ जैसे मॉर्गेज और रियल एस्टेट के अंदर ब्रोकरेज होती है जी, तो डीलरशिप काइंड ऑफ जी, तो हमारे भी ये ब्रोकरेज है। ये आप इनको इसको आप कह सकते हो कि जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, इसको मेक सेंस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हमें एक्सेस दे रहा है, और उस एक्सेस के बदले में उसको अपनी हर ट्रांजैक्शन से अपनी फीस मिल जाती है। तो ये हो गया इंश्योरेंस वर्ल्ड में। उसके बाद हम आ गए इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में। ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आप फिर से जो सबसे आसान सीधा रास्ता है वो है कि आपने बैंक में जॉब ली, आपको बैंक ने एडवाइजर बना के पीछे बिठा दिया। मैं एज अ क्लाइंट टेलर के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि ये $20,000 है, वो कहता है ये आप पीछे चले जाओ। तो अब मुझे एज ए एडवाइजर मुझे क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैंक से अपने आप फुटफॉल पीछे आ रहा है मेरे पास, और मैं वहां पे उनको फटाफट एडवाइस देता जा रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अब फिर से डॉक्टर वाली एनालॉजी पे टिके रहेंगे हम। तो ये है आपका वॉक इन क्लिनिक। कि आप गए, आपने कहा मेरा पिछले 3 दिन से गला दर्द हो रहा है, उसने चेक किया, उसने एंटीबायोटिक लिखी, आप गए, अगला बंदा आ गया। उसमें कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज क्विक, फटाफट चल रहा है सब काम, मशीन की तरह चल रहा है। उसके पास एक 45 मिनट का टाइम है, उस 45 मिनट में 15-15 मिनट के 3 स्लॉट हैं। एक स्लॉट में आपसे बात होगी, दूसरे स्लॉट में आपके पेपर साइन होंगे, तीसरे स्लॉट में आप चले गए और वो अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके, फाइल कंप्लीट करके क्लोज कर देगा, राइट। सो ये आपका एक रास्ता है। अब इस रास्ते में जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि आप बैंक के एम्प्लॉई हो, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके बदले में आपका जो ग्रोथ है, लग तो रहा है कि मतलब कि बैंकिंग में करियर बनाना आसान हो सकता है, क्योंकि आपको बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में काम नहीं करना है। तो ये अच्छा तरीका हो सकता है बाजी कि मतलब बैंकिंग से आप शुरू करो और फिर आप इंडिपेंडेंट ब्रोकर बन जाओ, क्योंकि आपका क्लाइंटेज बन जाता है बैंकिंग में काम करते हुए। यस एंड नो बोथ, क्योंकि बैंक से निकल के आपको अपनी इंडिपेंडेंट फर्म जो है वो स्टार्ट करना, वो आपको फिर एक तरह से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप बैंक के क्लाइंट को अपने साथ लेके नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? वो मतलब लीगली नहीं ले जा सकते? ओके, लीगली नहीं ले जा सकते।
तो वो बड़े बैंक हैं, वो अपने हिसाब से, सपोज करो कि एक बैंक में एक एडवाइजर जो है ऑन एन एवरेज, जो मुझे बैंक ने खुद बताया कि ऑन एन एवरेज वो करीबन 2,500 से 3,000 लोगों से डील कर रहा है एक साल में। ठीक है। अब आपको एक अपनी स्टैंडर्ड की जो अच्छी प्रैक्टिस रन करनी है सक्सेसफुल, उसके लिए आपको 3,000 लोग नहीं चाहिए। आपको तो अगर 200 क्लाइंट आपको मिल जाता है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल सकती है। मिक्स ऑफ के कुछ थोड़े छोटे क्लाइंट हो गए, कुछ थोड़े मीडियम लेवल के क्लाइंट हो गए, कुछ थोड़े हाई नेटवर्थ क्लाइंट हो गए, तो सब मिला के अगर आपके पास 200 अच्छा क्लाइंट है तो आप एक अच्छी प्रैक्टिस रन कर सकते हो। लेकिन वो 200 आप बनाने में, उसको बिल्ड करने में हो सकता है कि आपको 5 साल लग जाए। अब जस्ट एज एन एग्जाम्पल, जब फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में लोग काम स्टार्ट करते हैं तो पहले 2 साल के अंदर 50% लोग छोड़ के चले जाते हैं। वाओ, दैट्स अ बिग नंबर। और पहले 5 साल के अंदर अगर आप सस्टेन कर जाते हो तो आप 20% पॉपुलेशन में हो जिसने उस पाथ के ऊपर अपने आप को कायम रखा है। बाकी जो 30% जो बीच में बचे थे, जो 2 से 5 साल के बीच में, वो या तो पूरा इंडस्ट्री ही छोड़ जाते हैं या वो इंडस्ट्री नहीं छोड़ते लेकिन वो कोई जॉब कर लेते हैं, वो कोई कहीं और सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट एडवाइजर बनाने वाला, अपना बिजनेस सेट करने वाला काम मेरे बस का नहीं है। एंड दैट्स नेचुरल, क्योंकि हर बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता। ओके। तो कुछ लोग जॉब के लिए ही सूटेबल हैं एंड दे लव इट। और फिर आपकी फैमिली सिचुएशन, अगर आप एक नए इमिग्रेंट हो तो आपको ये होता है कि भाई मुझे अपने वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, जो भी है, तो उस सबको देखना है। तो मैं 5 साल का कैसे अपने आप को ये रिस्क लूं। इस पॉइंट पे फिर से आएंगे, क्योंकि उससे पहले मुझे एक चीज़ और जाननी है। आपकी जितनी बात है अभी, उससे मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है कि अगर किसी को फाइनेंशियल एडवाइजिंग करियर बनाना है तो जो 2 सेगमेंट आपने बताए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, यहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट विद द इंश्योरेंस। जी, ऐसा ही है, ठीक है। और उसको करने के लिए 4 पेपर आपको देने हैं, कोर्स आपको करने हैं, जो ज़्यादा खर्चा नहीं है आपका, लगभग $1,000 में आपका हो जाता है। कोई लेंथ भी है इन कोर्सेज को करने का कि भाई मिनिमम आपको 6 महीने देने हैं या साल देना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन कोर्सेज को जब करना स्टार्ट करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ साथ में चल रहा होता है कि लाइफ में आप कुछ पार्ट टाइम, कोई आप जॉब कर रहे हो सकता है फुल टाइम जॉब कर रहे हो। तो आई वुड से कि टिपिकली अगर आप 4 एग्जाम्स कर रहे हो तो पहले, क्योंकि आपको वो चारों एग्जाम्स की जैसे उनके जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट में आपको हर एग्जाम के अंदर जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक आपको 70 या 80% आपको मिनिमम उसमें स्कोर करना होता है। तो आपने पहले वो एग्जाम्स जो हैं इंडिविजुअली पास किए। जब आपने वो चारों पास कर लिए तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि अब आप प्रोविंस का जो ऑफिशियल आपका एग्जाम है प्रोविंस का, उसको आप दे सकते हो। तो आई वुड से कि अगर आप उसको 4 से 6 महीने का एक समझ के चलते हो तो वो एक एवरेज टाइम है। अगर आप कहते हो कि मेरी पूरी लाइफ ही इसके ऊपर डिपेंड कर रही है और मैं डेडिकेटेड हूँ, तो आप करने को 1 हफ्ते में एक एग्जाम करके 1 महीने में भी खत्म कर सकते हो। टाइमलाइन ऐसा डिसाइडेड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एवरेज टाइम जो है वो किसी को करने में जो लगता है, आई वुड से कि वो 4 से 6 महीने लग जाते हैं अगर ढंग से कर रहा है तो। ओके। तो इसमें भी प्रोविंशियल बेस्ड लाइसेंस है या पूरे कनाडा का मिलता है? नहीं, प्रोविंशियल लाइसेंस हैं। बहुत थोड़े डिफरेंसेस हैं। अगर आपके पास जैसे अगर आपके पास ओंटारियो का लाइसेंस है तो अल्बर्टा में आपको कोई नया एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पे उनको अपनी सारी क्वालिफिकेशंस इन्फॉर्म करते हो, फीस पे करते हो। अल्बर्टा में आप रजिस्टर हो सकते हो, BC में आप रजिस्टर हो सकते हो। क्वेबेक में आपको एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ता है, जो एथिक्स उनका क्वेबेक का अपना एग्जाम है। बट अदर देन दैट पूरे कंट्री में कोई ऐसे बैरियर्स नहीं है कि अगर आपने एक जगह से किया तो दूसरी जगह पे आपको बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। थोड़ा सा मुझे ना इसके खर्चे पे बात करनी। जैसे चलो एग्जाम की तो इतना समझ में आया कि ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बट लाइसेंस लेने के लिए ब्रोकरेज के साथ जुड़ना पड़ता है। डीलर्स जी ओके या तो डीलर के साथ जुड़ना पड़ता है। कुछ खर्चा लगता है उसमें, उनको मंथली कुछ देना पड़ता है, या इंश्योरेंस का जैसे वो एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस वगैरह होते हैं? तो एरर्स एंड ओमिशंस इंश्योरेंस तो खैर वो तो पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। वो तो आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जहाँ पे आप एक डेजिग्नेटेड लाइसेंस
एडवाइजर हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो आप, तो आपको एरर्स ऑफ ओमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस कंट्री में आपसे अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है जहां पे आपने किसी को गलत एडवाइस कर दिया, तो उसका इम्प्लीकेशन कि कल को आपको सू करते हैं, तो आपके पास एक अपनी इंश्योरेंस होनी चाहिए, केयर रिजर्वेशन। तो टिपिकली मे बी एक साल की $500, $600, $700 की आपकी इंश्योरेंस है, तो बहुत बड़ा खर्चा नहीं है वो। $50-60 महीने का आपका इंश्योरेंस लाइसेंस के साथ आपको पे करना है। उसके बाद जो डीलर टू डीलर जो खर्चे होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो आपको हो सकता है कि वो आपको एक ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं, आपको बोर्ड रूम प्रोवाइड करते हैं, आपको अपने लिए एक ऑफिस स्पेस देते हैं, और उसके बदले में आपको कहता है कि ये हमारी एक $500 की डेस्क फीस है, तो आपको वो मिनिमम पे करनी ही करनी है। या हो सकता है कि आपको उसके साथ में कुछ टेक्नोलॉजिकल आपको एडवांसमेंट्स देते हैं कि हम आपको ये 2-3 टेक्नोलॉजी लाइसेंसेस आपको दे रहे हैं, तो वो हो गया। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आपको कौन मेंटोर या ट्रेन करने के लिए तैयार है, और आपको कैसी ट्रेनिंग मिल रही है। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल प्योरली ये ट्रेनिंग मिल रही है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखूंगा कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपको आपके डीलर से सिर्फ ये ट्रेनिंग मिल रही है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकते हो, तो आई कैन टेल यू कि आप लॉन्ग रन में बहुत सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि आपको क्लाइंट के ऊपर फोकस नहीं करवाया जा रहा। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भाई चंदर के पास जाओ, ये पता करो कि चंदर कितने पैसे दे सकता है महीने के, उसकी जेब कैसे काटनी उसकी जेब में से हम अगर $250 महीने की इंश्योरेंस बेचनी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो दीवार में जो मेरा, जिसको हम बोलते हैं कि राउंड होल एंड स्क्वायर पैग, राइट, तो मेरा होल जो है वो तैयार है, अब मैंने उसमें किसी ना किसी तरह करके क्लाइंट को ठोक देना है। तो जो वो ट्रेनिंग और मेंटरशिप है वो आपको लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होने देती, क्योंकि उसका एक एंड हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके लोगों को पता चल जाता है कि आप उसको एडवाइस कम कर रहे हो और उससे बेचने की, सामान निकालने की ट्राई ज़्यादा कर रहे हो। तो वो इंडिविजुअल है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप, आई वुड से कि $100-150 महीने के ऊपर आप बड़े आराम से अपने खाली इंश्योरेंस बिजनेस को आप रन कर सकते हो। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंश्योरेंस बिजनेस को रन करने का मतलब है कि जैसे सपोज आपने MBBS के 2 साल पूरे किए, ठीक है, लेकिन आप अगले जो तीसरा और चौथा साल जिसमें आपने प्रैक्टिकल करने थे, जिसमें आपने सारी बॉडी की स्ट्रक्चर समझनी थी, वो आप नहीं समझ पाए, ठीक है, और आपने इंटर्नशिप तो करी ही नहीं, ओके, राइट, और आपने रेजिडेंसी तो बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं की, ठीक है। सो इसलिए वो हाफ बेक्ड है, और इसीलिए अब उनको हम फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं बोल सकते एनी मोर। पहले वो बोलते थे, अब वो डेजिग्नेशन जो है उनके लिए इट्स ओनली इंश्योरेंस एडवाइजर या लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और एजेंट, दैट्स ऑल दे कैन से, इससे ऊपर नहीं कह सकते वो। ओके, तो आमतौर पे मान लो बंदे ने यहाँ से करियर स्टार्ट कर लिया, एंड सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स सी कि वो बैंक में जॉब कर रहा है इस चीज़ की, है ना, क्योंकि वो एज एम्प्लॉई ईजी वे है एंटर करने का। कितना रिम्बर्समेंट, कॉम्पनसेशन क्या कमा सकता है आदमी उस वक्त? देखो, बैंक्स जो हैं, आपको पता ही है कि कैनेडियन बैंक्स हमारी बड़ी एक ओलिगोपोली है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, 5 या 6 हमारे जो बड़े बैंक्स हैं, तो सब वो एक तरह से एक ही तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो आप शुरू करते हो, मे बी आप वही 45-50 हज़ार की एक सैलरी के साथ आप स्टार्ट करते हो, स्टिल इट्स डिसेंट, यस। लेकिन अब अगर आज की डेट में आप उनको कंपेयर करो, तो एक जो टेलर है बैंक का, वो भी 35-36 हज़ार तो वो भी कमा रहा है, राइट, तो उसके सामने एडवाइजर आपको बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे। तो उसको कमीशन भी मिलता है इस सैलरी के साथ या नहीं? बहुत कम। कमीशन वर्ड नहीं यूज करते बैंक, मोस्टली यूज करते हैं बोनस। बोनस, तो बोनस जो होता है वो टिपिकली इन चीजों पे होता है कि जैसे आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया और वो 20,000 इन्वेस्ट करने आया था, आपने उसको 50,000 पे ले गए, राइट, तो अपसेल जो होती है वो बैंक में काफी हो जाती है कि ओ अच्छा आपने ये नहीं किया। बैंक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को भी अपसेल कर जाते हैं जिनको हम अपने इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में, जिनको हम बहुत अच्छी तरह नहीं देखते,
फॉर एग्जांपल जीआईसी, राइट? तो अब बैंक जो है, बैंक लव्स जीआईसी कि आपने आपका पैसा जो है बैंक ने अगले 2 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रख लिया और आपको उसने 4.25 4.5% जो भी उसका रेट चल रहा है वो दे दिया। लेकिन यू हैव टू रिमेम्बर कि बैंक जीआईसी से हमेशा पैसे कमाता है, गवाता नहीं है। और जब यू एज अ क्लाइंट, जब आप बैंक को 4 4.25 4.5 पे पैसे दे के 2 साल के लिए आपने अपने पैसे ब्लॉक कर दिए, उस 2 साल में हो सकता है कि जो हमारी मार्केट ओपन में वो एकदम से कहीं जंप करके 20% ऊपर चली जाती है, 25 ऊपर चली जाती है, तो आपने वो बहुत बड़ा एक जो स्पर्ट आया था ग्रोथ का, वो आपने मिस कर दिया उस 6 महीने 1 साल में। लेकिन क्या मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि वो मार्केट ऊपर जाएगी 2 साल में? नहीं। हो सकता है कि उस 2 साल में मार्केट 20% नीचे भी चले जाए, बट दैट इज मार्केट, राइट? तो बैंक लव्स जीआईसी, और जितना फिर आपका वो जो आपका एम्प्लॉई है वो जितना उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उनको उस पर बोनस मिलता है। लेकिन वो बोनस ऐसा नहीं है कि आप 45,000 की सैलरी है तो 50,000 का बोनस साथ में मिल जाएगा। वो 5,000 7,000 ऐसे बोनस होते हैं साल में, एवरी क्वार्टर आपको मिल गया। ठीक है कि मान लो उसने जॉब लग गई उसकी, उसने 45-50 हज़ार से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, डिसेंट सैलरी स्टार्ट हो गई है उसकी, लेकिन वो अगले 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद अपने करियर को कहाँ देख रहा है, कितनी ग्रोथ है फाइनेंशियली भी और एज इन करियर भी उसकी? देखो, जो आपको मतलब ये तो हमें हमेशा देखना ही पड़ता है कि जहाँ पे जॉब है वहाँ पे थोड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा है जी, लेकिन उसमें आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं पे कैप हो जाती है। तो जैसे अगर आपने 40-50 हज़ार से 55 हज़ार से स्टार्ट किया तो आप 5-7 साल में आप 80,000 100,000 110,000 तक पहुंच जाते हो। लेकिन उस केस तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि अब आपको बैंक एक्सपेक्ट करता है कि अब आप वो 10-20 हज़ार वाले क्लाइंट्स के साथ साथ अब आप 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख वाले क्लाइंट्स के साथ भी डील करोगे। अच्छा। और जैसे जैसे आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते चले जाते हो तो अब बैंक आपको कहता है कि अब आप प्लानर के रोल में आओ, राइट? अब प्लानर का रोल जो है उसकी ज़रूरत बैंक के सिस्टम में किसको पड़ती है? जो टिपिकली हर बैंक का अपना अपना नंबर है, लेकिन 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख फैमिली टोटल वेल्थ के साथ बैंक आपको कहता है कि अब हम आपको प्लानर की सर्विस दे देते हैं। तो वहां पे जब प्लानर की सर्विस आपको मिलती है तो वो आपका एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP तब तक बन चुका होता है। अब वहां पे आके ऑब्वियसली आपकी पे थोड़ी ऊपर चलेगी और अब आपने थोड़ा मिड लेवल के वेल्थ के साथ डील करना शुरू कर दिया, लेट्स से 2-2.5 लाख से लेके 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक। ठीक है। अब अगर उस सिचुएशन में भी आप बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करते हो, ग्रो करते हो, और क्योंकि अब इस स्टेज पे आप रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर देते हो, अब आपके पास 3,000 क्लाइंट नहीं, अब 3,000 में से आपके पास 200 300 400 वो क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, बाकी आपके डे टू डे वाले क्लाइंट्स हैं। और फिर आप हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स की कैटेगरी में अगर पहुंच जाते हो तो वहां पे आपको प्राइवेट वेल्थ में जैसे जितने भी, जैसे CIBC के पास अपनी प्राइवेट वेल्थ आर्म है, TD के पास अपनी है, सबके पास है, तो तब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ डील करना शुरू करते हो। फिर जो आपका रिलेशनशिप है आपके क्लाइंट के साथ वो बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा मेरा है कि 1-on-1 यू नो एवरीबॉडी, आपको उनकी फैमिली, उनका घर बार, उनकी कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको सब धीरे धीरे उनके साथ रिलेशनशिप में बिल्ड हो जाता है। उनके साथ आप हो सकता है गोल्फ खेल रहे हो इकट्ठे, हॉकी के गेम खेल रहे हो इकट्ठे, एंड सो ऑन। ओके। तो इसमें कुछ उसकी सर्टिफिकेशन या लाइसेंसिंग भी चेंज हो जाती है इस लेवल पे या सेम ही चलती रहती है? डिपेंड करता है, क्योंकि अब इस स्टेज पे आके आप स्पेशलाइज होना शुरू हो जाते हो। तो हमारी वो डॉक्टर वाली एनालॉजी, ओके, तो अब हम स्पेशलाइज होना शुरू हो जाते हैं कि अब हम सिर्फ सर्जन नहीं है, अब हम प्लास्टिक सर्जन भी बन गए हैं, राइट? तो अब मैं सर्जन तो हूँ लेकिन अब मैं सिर्फ प्लास्टिक सर्जरीज ही करता हूँ, राइट? तो अब उसमें क्या होता है कि कई बार आपके पास आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाते हो, आप चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन जाते हो, CIM।
लेकिन जितना फिर आप उसको स्पेसिफिक एरिया में फील्ड में आप डीपर चले जाते हो, उतना फिर आपका एक स्पेसिफिक निश बन जाता है कि मैं सिर्फ इस तरह के लोगों के साथ ही डील कर रहा हूँ कि जहाँ पे मेरे पास मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करूँगा, उसको मैनेज करूँगा, और अब मेरे पास जो है वो 200 क्लाइंट होंगे, लेकिन कोई भी क्लाइंट 1 मिलियन से नीचे नहीं होगा, राइट? तो बैंक्स जो हैं दे आर वेरी गुड एट दिस काइंड ऑफ प्रोसेस कि वो कैसे उसको डिवाइड करते हैं कि जैसे आम जनता जो हमारी है वो सारी 1 लाख से नीचे, 2 लाख से नीचे, ये सब आम जनता है। उसके बाद 2 से लेके 7.5 8 लाख तक एक मेरा मिड लेवल क्लाइंट है जिसको मैं प्लानर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर मैं प्राइवेट वेल्थ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्राइवेट वेल्थ के साथ प्राइवेट बैंकिंग आ जाती है जहाँ पे ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब मेजॉरिटी कैनेडियंस जो हैं वो प्राइवेट बैंकिंग के साथ उनकी कोई फेमिलियरिटी नहीं है। आपको, मुझे, हमें इस बारे में पता ही नहीं है। हमारे लिए जो हाईएस्ट लेवल ऑफ बैंकिंग है वो है कि वो हम $30 महीने वाला $5,000 का अकाउंट जो है उसको मेंटेन करते हैं, तो हमारी ऑल इंक्लूसिव बैंकिंग है। लेकिन सब बैंकों के साथ के पास प्राइवेट बैंकिंग है जो वो सिर्फ ऑफर करते हैं वहां पे जहां उनको पता है कि ये बंदा मिलियन 1.5 मिलियन हमारे पास रख के बैठा है, तो ये लो प्राइवेट बैंकिंग। अब तुम्हारा बैंकर जो है तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन बैंक्स कभी भी उस लेवल पे आपको वो सर्विस नहीं दे सकते जो आपने जब अपना इंडिपेंडेंट एडवाइजर सेलेक्ट करके जो सर्विस लेनी है वो आपको बैंक नहीं दे सकता। ओके, इंटरेस्टिंग। बात करते हैं भाजी, जब और ज्यादा पैसा बनाने की बात आती है आप रुकते नहीं हो क्योंकि कनाडा में आमतौर पे देखा भी गया है कि एक कॉमन सेइंग भी है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इस इकोनॉमी में रहना है और अच्छी ग्रोथ करनी है तो एम्प्लॉई की बजाय आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए। वहाँ आप टैक्सेस भी मैनेज कर सकते हो, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो उसी चैप्टर को खोलने का मन है कि हमने बात कर ली सैलरी में, तो ठीक है आपने 50,000 से स्टार्ट किया और 1 लाख 10,000 तक आप चले गए और काइंड ऑफ उसके बाद आपके पास सैचुरेशन टाइप में कुछ आ गया आपके पास। लेकिन मान लो अब आपको एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड जाना है, तो यहाँ आपका कॉम्पनसेशन और जो आपकी इनकम है वो कैसी दिखती है और स्ट्रक्चर क्या होती है? ये मतलब कमीशन बेस है या कैसे चलता है सिस्टम? देखो, इसमें जैसे ही हम इस जॉब और एम्प्लॉयर वाले रिलेशनशिप से बाहर आते हैं तो वहां पे तो अब आपका एक बिजनेस आपने अपना मेंटेन आपने एस्टेब्लिश कर लिया, तो अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, राइट? अब यहाँ पे मेरा एक पाव भाजी का ठेला भी हो सकता है जी, तो मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं हो सकता है कि 5,000 रुपये रोज कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी बन सकता है। फिर एक दिन मैं उसी में से हल्दीराम भी बन सकता हूँ कि अब मेरे पूरे दुनिया में आउटलेट्स बने हुए और पूरा डाइवर्सिफाइड हो गया। इसलिए कोई एंड नहीं है उसका। लेकिन एक टिपिकल सिनेरियो कैसा दिखता है कि मैंने और ये मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिशन जो बैंक से है वो उतना आसान होता नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि अब अगर आपने बैंक में 7 8 10 साल लगा लिए तो अब आपको अगले स्टेप पे जाने का है कि भाई अब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में से निकल के प्राइवेट वेल्थ में चला जाऊंगा, अब मैं 1.5-2 लाख कमा लूंगा। अब एक मेरा एक सिस्टम सेट हो गया कि मैं सेट हूँ, थोड़े रिलेशनशिप बन गए हैं, अब मेरी अपनी एक बैंक में मैं सूट पहन के रोज जा रहा हूँ एंड सो ऑन। तो अब मेरा माइंडसेट जो है, और तब तक क्या है कि बीवी बच्चे शादी घर मॉर्गेज ये सब हो गया, तो अब उस टाइम पे मैं हिम्मत कर पाऊंगा कि ये सब छोड़ के एक दिन मैं कहता हूँ कि भाई मैं झोला उठा के बैंक से अब मैं बाहर जाके अपने नए क्लाइंट ढूंढने शुरू करूंगा और फिर जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो इतना आसान नहीं है जितना वो देखने में लगता है। लेकिन अगर आप लेट्स से कि शुरू से ही आप इंडिपेंडेंट एडवाइजर हो या आपने ट्रांजिशन किया और आपने एकदम से अपने आप को पिक कर लिया, अब यहाँ पे आप इंश्योरेंस जो है वहां पे आप पैसा कमाते हो फ्रॉम द कमीशन, ठीक है, और टिपिकली मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर कमीशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स में आप पैसा कमाते हो कि मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट, तो मुझे एक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट है, मैं उसमें से मुझे 0.7% 0.8% ऑफ द टोटल वेल्थ मिलेगा, या मैं अपनी एक फीस रख लेता हूँ बैंक से या इंस्टीट्यूशन से, मैं कुछ नहीं लेता, मैं डायरेक्टली आपसे अपनी फीस चार्ज करता हूँ
और तीसरा टाइप होता है जिसमें ओनली फी बेस्ड प्लानिंग है, कि उसमें मैं प्रोडक्ट्स के साथ डील ही नहीं करता। आप अपना पोर्टफोलियो लेके मेरे पास आते हो और मैं उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे आपको ये बताता हूँ कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना कहाँ करना चाहिए, कितना कहाँ नहीं करना चाहिए। आपका एक मैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बना के देता हूँ कि आपकी रिटायरमेंट ऐसी दिखती है, उसमें हम ऐसे बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे उसको स्पेंड कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपसे एक सर्विस के लिए लेट्स से मैं $2500 चार्ज करता हूँ, $4000 चार्ज करता हूँ। अब जैसे एक टिपिकल डेंटिस्ट का फाइनेंशियल प्लान है, अगर मैं डेंटिस्ट के साथ और कुछ भी नहीं करता और मुझे सिर्फ उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लान ही बना के देना है, तो मैं उनसे $4,000 से $5,000 चार्ज कर लूंगा। लेकिन उनको ज्यादा फायदा है कि वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म में काम करें, बजाय कि मुझे वो एक बार ही पैसा देके चले जाएं, क्योंकि उसके आगे उनको एडवाइस कैसे मिलेगी। एंड इवन ये जो प्रोफेशन आपने बताया, जैसे डेंटिस्ट एक हाई प्रोफेशन है, उनके पास टाइम की भी तो कमी होती है। अब उनको खुद चूज करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। एग्जैक्टली। लेकिन इट्स गुड टू नो कि आपके पास एज ए प्रोफेशन ये सारी चॉइसेस हैं जी। आप कहाँ उसको अपने आप को रखना चाहते हो मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कॉस्टको के लिए भी जगह है, वॉलमार्ट के लिए भी जगह है, और मार्केट में डॉलरामा के लिए भी जगह है। अब ये आपको इस्टेब्लिश करना है कि आप डॉलरामा के साथ लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो या कॉस्टको पे, राइट, और मे बी उससे बड़े किसी क्लब से। तो वो उतना जितना एक्सक्लूसिव होता चला जाता है, उतना आपकी एक्सक्लूसिविटी के करके आपके पास उतने हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स भी आते हैं। भाजी ये देखो कि मान लो कि किसी ने स्टार्ट कर दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह भी, और डिसेंट सी वो मेहनत भी कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस भी नहीं है, पर डिसेंट मेहनत कर रहा है, तो साल 2 साल में कोई ऐसा फिगर है जहां तक वो पहुंच सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता हुआ? देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रीजन क्या है कि मैं क्यों ऐसे फिगर से अवॉइड करता हूँ। क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि जब मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया था, तो मैं कंपनीज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च की, मैं 7, 8, 10 डिफरेंट मॉडल्स के साथ, डिफरेंट कंपनीज के साथ मिला, डिफरेंट मॉडल्स के साथ मिला कि भाई इस मॉडल में इंडिपेंडेंट है, उस मॉडल में सिर्फ एक कंपनी के साथ काम करना है, इस मॉडल में सिर्फ एक बैंक के साथ काम करना है। तो एक पर्टिकुलर कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है, अभी भी हमारे कंट्री में बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनके 6 लोगों ने मुझे जैसे इंटरव्यू रूम में बिठाया कि आप अप्रोप्रिएट हो या नहीं हो। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक साल में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप कितना कमाना चाहते हो। तो मैंने एक नंबर उनको बोल दिया। अब मेरा नंबर बोलने का एक अपना, मुझे भी नहीं याद कि वो क्या रीज़न होगा, लेकिन एक माइंड में जैसे आपके एक नंबर होता है, मैंने बोल दिया। तो अभी मैंने वो जैसे ही नंबर बोला, तो जो तीसरा बंदा जो 6 लोगों में से, उसने बड़े जोर से एक हंसी ठहाका छूट गया उसका, कि जैसे मतलब उसने कोई जोक सुन लिया। और फिर उसने मुझे कहा कि भाई अगर ये नंबर पे आप पहुंच जाते हो, तो वो जो हमारे रूम के दूसरे एंड पे एक बोर्ड लगा हुआ है हर साल के टॉप एडवाइजर का, तो आप तो पहले ही साल में उस बोर्ड पे आ जाओगे। तो मुझे थोड़ा ऑफेंड भी हुआ और थोड़ा मुझे हैरानी भी हुई इस बात पे कि आप मुझे जानते नहीं, आपने ऐसे कैसे उसको। लेकिन एनीवेज नीडलेस टू से कि वो इंटरव्यू जो थी वो उसके एंड पे मैंने क्या मतलब उस टाइम पे डिसाइड कर लिया कि मैं इनके साथ नहीं जाना। और हैरानी की बात यह है कि जो नंबर उस टाइम मैंने उनको बोला था, तो मैंने ये इंटरव्यू शायद हुई थी जनवरी या फरवरी में, मई में मैंने सारी अपनी रिसर्च के बाद यहाँ ज्वाइन किया डीलरशिप जो डेजार्डे की है इनके साथ, और मई से लेकर दिसंबर तक 7 महीने में मैंने वो नंबर जो था वो ऑलरेडी हिट कर दिया था, जिसके ऊपर वो 1 साल के लिए हंस रहे थे कि 1 साल में भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं ये नंबर्स नहीं देना चाहता कि मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि आप यहीं पहुंचोगे, स्काई इज द लिमिट। और मैं ऐसे किसी नंबर पे हंसना नहीं चाहता कि वो मुझे कहता है वो मैं इतना कमा सकता हूँ 100%। लेकिन जो आपकी कमाई है वो आपकी, जैसे मैंने बताया कि आपकी ये तीनों चारों चीज़ों से हो रही है कि आप इंश्योरेंस जब आप सेल करते हो तो आपने वहां से आपको कमीशन मिल रहा है, रेजिडुअल वैल्यू नॉट सो मच, लेकिन कमीशन मिल रहा है। जो ऑन गोइंग आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, वहां से आपको मैनेजमेंट करने की
मनी आपको मिल रही है। तो अगर आप जैसे 7-8-10 साल में लेट्स से कि आप 20-25 मिलियन डॉलर आप मैनेज कर रहे हो, तो अब आपकी एक जो ग्रोस रेवेन्यू है वो आपकी करीबन $2 लाख के आसपास बन जाएगी, लेकिन ये ग्रोस रेवेन्यू है। जहां आप 20-25 मिलियन डॉलर मैनेज कर रहे हो वहां पे आपको एक फुल टाइम असिस्टेंट 100% चाहिए। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते, राइट। हो सकता है कि आपको एक, जैसे मैं इस टाइम मेरे पास 1.5 स्टाफ है, 1.5। तो अब ये मेरा एक फिक्स्ड एक्सपेंस बन चुका है। ये मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कि मुझे उनको सैलरीज, उनके बेनिफिट्स, उनके EI, उनकी CPP, ये सब पे करना है जी। और फिर वो बाकी जो ऑफिस एक्सपेंस हैं। तो इसलिए ग्रोस रेवेन्यू आपका जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप ग्रोस रेवेन्यू तो 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक ले जा सकते हो। लेकिन लेट्स से कि उसमें से अगर आप 50% भी अगर आप अपने एक्सपेंसेस पे स्पेंड कर देते हो 40%, तो आप 1.5-2 लाख आप आराम से घर ला सकते हो। ठीक है, डूएबल। दैट्स गुड इनफ। इतना भी जानना बहुत है। मतलब मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉब करते वक्त तो आदमी 45-50 कमा रहा है और फिर धंधा करने लग जाए तो 70-80 तक ही पहुंच पा रहा है, लाख तक ही पहुंच पा रहा है। नहीं, बट आप अगर नंबर देखो ना चंदर, तो जो इस टाइम लोग एस्टैब्लिश, जैसे अगर कोई 40-50 मिलियन की एसेट्स मैनेज कर रहा है या इवन 100 मिलियन के एसेट मैनेज कर रहा है, सिर्फ ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि जितना आप स्केल करते चले जाओगे उतना आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कोई मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो ये कहे कि मैं अकेला $100 मिलियन के एसेट्स मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास रेगुलेशन है, आपके पास कंप्लायंस है, आपको क्लाइंट्स के साथ जो अपडेट्स करनी है, मीटिंग्स करनी है, तो आप सिर्फ सर्विस कर सकते हो। और अगर आप सर्विस एडवाइजर बन जाते हो तो फिर आप न्यू बिजनेस डेवलपमेंट में नहीं जा सकते, राइट। अब अगर आप न्यू बिजनेस डेवलपमेंट में हो तो आपको 100% अपने पीछे एक सर्विस एडवाइजर चाहिए, और उन दोनों के पीछे आपको असिस्टेंट चाहिए जो आपका डे टू डे डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, क्योंकि हम एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं। और ये चीज़ भी जो इस प्रोफेशन में आना चाहता है उनको ये समझनी पड़ेगी कि एक आपका गलत स्टेप जो है इस इंडस्ट्री में रेगुलेशन की नज़र में, तो आपका लाइसेंस जा सकता है उस एक स्टेप से। कि अब आपने अपना सपोज करो डॉक्यूमेंट्स हैं, या मैं आपका अकाउंट खोला, आपके अकाउंट के डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हैं, मैं किसी अपने फ्रेंड के घर गया और डॉक्यूमेंट वहाँ छोड़ के आ गया, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें से इंफॉर्मेशन आगे निकल गई, तो रेगुलेशन की नज़र में मैंने बहुत बड़ा ब्रीच कर दिया, राइट। सो ये सब चीज़ें और बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जैसे आपका कोई सिग्नेचर मिस हो गया, मतलब मैं आपको बड़ी इंटरनल आपको मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, आपका एक सिग्नेचर मिस हो गया एज अ क्लाइंट, और कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, सिग्नेचर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट आइटम थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब यार ये कागज लेके मैं फिर दोबारा चंदर के पास जाऊंगा, तो मैं इसको खुद ही छोटा सा इनिशियल कर देता हूँ, चंदर आ गया, मैंने ये कर दिया। तो दिस इज एन ऑफेंस ऑफ द डिग्री के आई लूज माय लाइसेंस पीरियड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, क्योंकि मैंने अब सिग्नेचर फोर्ज कर दिया आपको, राइट। अब तो ये छोटे छोटे जैसे आपके कोई मेडिकल क्वेश्चंस हैं आपके इंश्योरेंस में, और मैंने अस्यूम कर लिया कि चलो मैं तो अब इतने साल से आपको जानता हूँ, आप तो ठीक ठाक ही लग रहे हो, क्या जरूरत है ये सब क्वेश्चन पूछने की कि आपको अल्जाइमर तो नहीं है, आपको एड्स तो नहीं है, आपको ये तो नहीं है, आपको वो तो नहीं है, और मैंने अपने आप वो सारे क्वेश्चंस पे नो 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 कर दिया। और 3 महीने के बाद पता चला कि कोई ऐसी चीज निकल आई जहाँ पे चंदर कहते हैं मेरे से तो आपने पूछा ही नहीं, आपने तो अपने आप आंसर किए थे, राइट। सो ये बहुत ही हेविली रेगुलेटेड प्रोफेशन है उस वे में, अगर आप उसको सीरियसली लेते हो। भाजी क्विकली एक और दिमाग में मेरी चीज है, बहुत सुनने को मिलती है इस प्रोफेशन में, मुझे नहीं पता मिथ है कि सच है, पर आपके मुंह से मैं जानना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि 5, 10, 12 साल ही मेहनत करनी है, उसके बाद तो आपके पास ना एक पैसिव इनकम, एक रेजिडुअल इनकम ना वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपकी मौज है। क्या ये सही है इस इंडस्ट्री के लिए? देखो, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता कि पैसिव इनकम जिसको आप कहते हो कि पैसिव इनकम, जो लोगों की जो परसेप्शन है ना पैसिव इनकम की, वो ये है कि भाई मैं तो डोमिनिकन रिपब्लिक में बीच पे लेटा हूँ और पीछे से मेरे बैंक में टन पैसे गिर रहे हैं, सही है। या मैं तो गोल्फ खेल रहा हूँ और मेरी महीने की $20,000 की जो इनकम है वो मेरे जेब में आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता।
डिफरेंस सिर्फ क्या होता है कि अगर आपने 10 12 15 साल में, लेट्स से कि आपका एम्बिशन है कि आपने 20-25 मिलियन डॉलर आपने मैनेज करना है, मैं मनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपने 20-25 मिलियन डॉलर मैनेज करना, आप उस 20-25 मिलियन पे पहुंच गए। तो अब आपको जो पहले आप कर रहे थे वो क्या था कि मैं नए क्लाइंट से मिल रहा हूँ, उससे बात करके देख रहा हूँ कि मैं उसके लिए अच्छा फिट हूँ, वो है नहीं है, कितने पैसे हैं, ये सब काम मैं बंद कर सकता हूँ, राइट। तो एक पार्ट मैंने क्लोज कर दिया कि मुझे नया बिजनेस डेवलप नहीं करना, मेरा जो ऑलरेडी बिजनेस है मैं सिर्फ इसको सर्व कर सकता हूँ। लेकिन अब अगर मैं 6 महीने इस बिजनेस से मिसिंग रहता हूँ, आप मेरा और अपना एग्जांपल ले लो, आपका $1 मिलियन है, वैसे ऑडियंस को मैं बता दूं है नहीं है, लेकिन हो जाएगा, वो जल्दी करें, लेकिन आपका $1 मिलियन है, मैं मैनेज कर रहा हूँ। लेट्स से कि मैं 6 महीने के लिए गायब हो गया, मैं फ्लोरिडा जाके, मैं मायामी जाके बैठा हूँ, मैं आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बीच में 2 बार मार्केट नीचे चली गई, मैंने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो अब क्या होगा कि वो आपका जो मन में आपके शंका आनी शुरू हो जाएगी, आपके मन में विचार आने शुरू हो जाएंगे कि क्या हो रहा है, हरप्रीत मुझे कोई एडवाइस क्यों नहीं दे रहा। अब कोविड आया, अब उस टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट था कि हम लोगों से कांटेक्ट रखें और उनको कम्युनिकेट करें कि भाई आप घबराओ मत, क्योंकि कोविड आया, 1 हफ्ते के अंदर हमारी मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स थे, ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे। नॉर्वेजियन क्रूज लाइन एक सिंपल एग्जांपल है, क्रूज पे सबसे पहले कोविड आया था जी, क्रूज बंद हो गए जी, सबसे पहले क्रूज बंद हुए, फिर हमारी बाकी धरती बंद हुई। नॉर्वेजियन क्रूज लाइन का जो स्टॉक था वो 70% नीचे गिरा 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। अब अगर आपका क्लाइंट लेट्स से के एक फंड होल्ड करके रखता है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर 6%, 5%, 10% नॉर्वेजियन क्रूज लाइन है, तो अब वो घबरा रहा है, लेकिन आपका उस टाइम पे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या थी? ये नहीं कि वो मेरी तो पैसिव इनकम है, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है उस टाइम पे कि मैं एक उस बंदे को जिसके पास नॉर्वेजियन क्रूज लाइन है उसको फोन करूं और उसको बताऊं, उसके साथ बात करूं, जूम कॉल करूं, कुछ भी करूं, उसको बताऊं कि भाई घबराना नहीं है, 1-2 साल ये चलने वाला है, और इस 1-2 साल में क्रूजेस की जो पोजीशन है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्रूज बंद नहीं होने वाले दुनिया से, प्लीज घबराओ मत। वो उस मोमेंट पे अगर मैंने उससे कम्युनिकेट नहीं किया तो क्या होगा, वो पैनिक में आएगा, वो कहेगा कि यार हरप्रीत सिंह तो गायब हो गया, अब मैं क्या करूं, तो वो उस हफड़ा दफड़ी में अपना नॉर्वेजियन क्रूज लाइन 70% लॉस पे बेच देगा। उसने बेच दिया, उसके बाद अब आप कभी उसको रिट्रीव नहीं कर सकते वापस, गया। सो इसलिए ये पैसिव इनकम का जो हमारे जो टिकटॉक वाली आंटियां जो आपके दिमाग में हमारे भर देती हैं, वो कुछ करने की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बिजनेस डेवलपमेंट एडवाइजर से सर्विस एडवाइजर में चेंज हो जाते हो कि अब आप अपने मेंटेन रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू कर रहे हो, राइट। Okay. सो दैट्स व्हाट इट इज, इट इवॉल्व्स। उसका जो रास्ता है, तो वो नायग्रा फॉल्स का जो पानी है वो पूरा जोर से झरने से गिरता हुआ रैपिड 5 में तब्दील होके एक लेक बन जाता है, फिर उसके बाद फिर वो शांति से बैठ के काम उसको फिर भी करना पड़ता है। Okay, well and good. एक ना मुझे एक पिछले पॉडकास्ट से एक क्वेश्चन जो वो यहाँ कनेक्ट कर रहा है, इंश्योरेंस पे ही था वो, पर इंश्योरेंस एडजस्टर के करियर पे था। तो रितेश जी के साथ हुआ था वो, तो उन्होंने बताया था कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, तो अपना जो बिजनेस होता है ना, आपका बिजनेस, वो कहीं ना कहीं एक तरह की एसेट बन सकता है, और वो आप अपनी फैमिली में या किसी दूसरे बिजनेस को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये आप वाली इंडस्ट्री में भी फिट होती है बात? 100%। जो हमारी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम AUM बोलते हैं, या जो हमारी इंश्योरेंस की भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, ये सारे अपने आप में एक एसेट हैं। उनकी क्वालिटी, उसके अंदर क्या है, हर एसेट की एक अपनी क्वालिटी होती है। तो उसमें एक क्वांटिटेटिव एसेट है कि मेरे पास 25 मिलियन है, मेरे पास 50 मिलियन है, जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उस 50 मिलियन की एक रेजिडुअल वैल्यू, जैसे हमने बात की, वो है कि अगर मैं उस 50 मिलियन के क्लाइंट को सर्विस ही करता रहूं, तो उसमें से क्या होगा, कुछ क्लाइंट थोड़े और पैसे डालते रहेंगे, कुछ क्लाइंट थोड़े और निकालते रहेंगे। लेट्स से मैं 50 मिलियन पे ही रहा, तो 50 मिलियन का 0.7-0.8% मतलब $4 लाख मेरी
इनकम तो आ रही है। अब उस इनकम के में से मेरे खर्चे सब निकल के लेट्स से मैं 2 लाख फिर भी कमा रहा हूँ, तो ये एक अपने आप में एसेट है कि $4 लाख की इनकम का एक मेरे पास टूल, एक इन्वेस्टमेंट मेरे पास पड़ी है। इसकी मार्केट की वैल्यू क्या है कि अगर मेरी 50 मिलियन की बुक $4 लाख जनरेट कर रही है तो टिपिकली 2.5 से लेके 4 गुना तक उसकी वैल्यू बन जाती है, राइट। सो 4 लाख का 2.5 गुना मीन्स $1 मिलियन, या 4 लाख का 4 गुना मीन्स $1.6 मिलियन। सो 50 मिलियन की बुक जो है वो मेरी किसी भी 1 से लेके 1.5 मिलियन के बीच में बिक सकती है। आप मुझे बेचोगे, मैं उसको लूंगा, मैं उसको सर्विस करूंगा। मैंने उस बुक की जो वैल्यू है, अगर मैंने उसको रिटेन कर लिया तो अगले 3 या 4 साल में मैंने उसको पे ऑफ कर दिया। जो मैंने आपको पे करना था वो सब खत्म हो गया, उसके बाद वो बुक मेरी कमाई है, तो वो एसेट है। लेकिन उसके अंदर फिर क्वालिटेटिव भी होता है कि उसके अंदर बुक की क्वालिटी क्या है, उसमें कितने यंग लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो, अब अगर मेरी बुक में 500 ऐसे लोग हैं जो 80 साल से ऊपर हैं और टोटल मेरी बुक में 600 बंदा है, 600 में से 580 साल से ऊपर है, तो 50 मिलियन मेरा जो है उसमें से 45 तो उड़ जाएगा 5-7 साल में, राइट। सो इसलिए मुझे वो क्वालिटी जो बुक की है, जब हम उसको बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो फिर उसकी क्वालिटी एनालाइज होती है कि इस बुक के अंदर कितना दम है, इसमें से कितना और बिजनेस आ सकता है, कितना ग्रोथ हो सकता है, सो ऑन। ओके, दैट इज ग्रेट, वाओ, नाइस। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग के अंदर कि उसको आपकी तरफ से मैसेज भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आमतौर पे देखा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ना एट्रिशन बहुत है। लोग आते ही छोड़ के चले जाते हैं, साल के अंदर ही छोड़ जाते हैं, कुछ 1.5-2 साल के अंदर छोड़ जाते हैं। आई नो कि वो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला कंसेप्ट है उसमें तो 100% मतलब 90% लोग छोड़ ही जाते हैं, क्योंकि वो एक बबल की तरह ज्वाइन करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो उनको अच्छी होती नहीं दिखती है। बट अदर साइड में भी लोग छोड़ ही जाते हैं इस चीज़ को। तो मुझे आपसे ये जानना है कि अगर मैं अपने आप को एज ए फ्रेशर मान लूँ और मुझे इस इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए जब मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ इंडस्ट्री में आने से पहले, सो दैट आने के बाद मेरा इस इंडस्ट्री को छोड़ने के चांसेस बहुत थिन हो जाएं, बहुत रेयर हो जाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये चंद्र, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो एट्रिशन रेट है हमारी इंडस्ट्री में, वो 50% लोग जो हैं वो पहले 1.5 से 2 साल के अंदर इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, राइट। उस 50% में से जो बचा 50% है, उसमें से फिर another 60% do not make it to 5 years, okay? तो जो इनिशियल पूल आपका अगर 100 लोगों का स्टार्ट हुआ था, तो उसमें सिर्फ 20 लोग बचते हैं जो 5 साल से बियॉन्ड जाते हैं। जो पहले साल में, 1.5 साल में, 2 साल में छोड़ने वाले लोग हैं, वो टिपिकली आपकी बात वही है कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिनको बहुत कुछ ड्रीम्स डिफरेंट ढंग के दिखा के उनको लाया जाता है, और वो 1-1.5 साल में वो जब वीन ऑफ होना शुरू हो जाता है कि मेरी फैमिली, फ्रेंड, ये सब जिनको मैं अप्रोच कर सकता था वो खत्म हो गए। अब मेरी स्किल्स बेस्ड लेवल पे मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा और वो स्किल तो मेरे पास या थी ही नहीं, या मैंने डेवलप ही नहीं करी, या मेरे पास डिफरेंट स्किल्स हैं, तो वहाँ फिर रियलिटी चेक होना शुरू होता है। और फिर 2 साल, 1.5 साल, 1 साल एंड होते होते वो 50% निकल जाते हैं। उससे अगले 50 जो हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं आई विल स्टैंड बाय, आई विल टैग अलोंग, लेकिन करते 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 या वो किसी जॉब में चले जाते हैं, या वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पोजीशन पे चले जाते हैं, या वो टोटली इंडस्ट्री छोड़ के किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। तो जो 20% हमारा एंड पे बचता है, वो आपकी क्रीम जो एंड पे आपकी रह जाती है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं कैसे ये डिटरमिन करूं कि क्या मैं इस 80% में आके अपने अगले साल, 2-3 साल खराब करने वाला हूं, या 20%। तो उसके लिए कुछ तो आपके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं कि आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड हो, कितना आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, आपके एथिक्स के लेवल क्या हैं, तो कुछ वो ट्रेट्स हैं। दूसरा ट्रेट है कि आप कितना इवॉल्व होके इंडस्ट्री के साथ साथ आप अपने आप को एजुकेट भी कर रहे हो, इवॉल्व भी कर रहे हो कि मैं कैसे कैसे टेक्नोलॉजिकली भी मैं चेंज हो रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो मेरा अगेन अनदर एनालॉजी विल बी कि मैं पानी में सीधा कूद के डीप एंड पे और ये एक्सपेक्ट करूं कि चलो
देखा जाएगा हम बच जाएंगे, तो चांसेस आर मोस्टली कि आप डूब जाओगे। सो बेटर ये है कि मैं पहले बाहर खड़ा होकर थोड़ी थ्योरी उसकी स्टडी करूं, स्विमिंग कैसे होती है, फिर थोड़ा शैलो एंड पे जाऊं, थोड़ा एक अच्छे कोच के साथ जो जिसके अपने कोई क्रेडेंशियल हो, उसके साथ एक मेंटर के साथ जाके फिर थोड़ा डीप एंड में जाऊं, फिर भी साथ में एक लाइफ जैकेट लेके, और उसके बाद मैं कंफर्टेबल फील करूं कि हाँ मैं तैर जाऊंगा, तो आप तैरोगे। सो ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ, तो अगेन आई एम मोर देन हैप्पी कि आपका कोई अगर ऑडियंस आपकी मुझसे जो इस रीजन में या हमारे ओंटारियो में या इवन कनाडा वाइड, अगर वो मुझसे ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं कि जहाँ मैं उनको अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, मोर देन हैप्पी टू। लेकिन पॉइंट फिर वही है कि इज इट अ गुड फिट फॉर यू। अगर आप सिर्फ उसको इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो कि इसमें बहुत पैसे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रोफेशन जिसमें बहुत पैसे हैं, बट आर यू गोइंग टू बी इन दैट टॉप 20% ऑफ दैट प्रोफेशन और नॉट, राइट? अदरवाइज हमारे प्रोफेशन में बहुत ऐसे लोग हैं जो साल का $10,000 कमा रहे हैं, 15,000, स्पेशली जो आपके टिपिकल मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले लोग हैं, उनकी जब आप एवरेज इनकम्स देखते हो तो उनकी एवरेज इनकम्स जो है वो 5 फिगर तक भी नहीं पहुंचती है साल में। ओके, राइट? सो नहीं, थैंक यू सो मच पाजी ये मेंशन करने के लिए, और इवन डिस्क्रिप्शन में हम आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो हैं उसके लिंक डाल देंगे, सो दैट पीपल कैन रीच यू और हेल्प ले सकें, मेंटोरशिप ले सकें। और प्रोबेबली लास्ट पॉडकास्ट में जब हम मिले थे हमने बात भी की थी कि आप जो है अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने वाले हैं फाइनेंशियल डॉक्टर्स के नाम से, और उसके कुछ एपिसोड जो हैं अभी रिकॉर्ड हो भी चुके हैं और लोगों को जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इस YouTube चैनल का लिंक भी हम इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसको पिन कर देंगे सो दैट पीपल कैन रीच देयर। और आप भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने उसको ना विटनेस किया है जब रिकॉर्ड हो रही थी सारी चीजें। वो इतनी डीप और इतनी सिंपल वे के अंदर बताई गई चीजें एक्सपर्ट द्वारा कि अगर किसी को भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एज ए कस्टमर भी एंटर करना है तो उसके लिए बहुत प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलने वाली है। थैंक यू। पर इसी पॉइंट के साथ बाजी, क्योंकि हमने बिट एंड पीसेस में कई सारे कैटेगरीज की बात की है, कहीं इंश्योरेंस की कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, कहीं जॉब की कर रहे हैं, कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, अब उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप लोग कैटर करते हो पर्सनली। सो जैसे मैंने हमने जहाँ से किया था, गुड क्वेश्चन। और जो हमने शुरू किया था, तो जो मेरा जोहो फाइनेंशियल की तरफ से जो हमारा टारगेट रहता है, हमारा फोकस रहता है प्लानिंग जी, और हमारा फोकस रहता है कि हम आपका एक फुल बॉडी स्कैन करके और एक सारे की सारी ओवरऑल हेल्थ करके देख के, और हम आपके एक फैमिली डॉक्टर बन के रहना चाहते हैं। तो अब उसमें अगर मुझे साथ कहीं ना कहीं पे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपका विल और एस्टेट प्लानिंग करने की ज़रूरत है और हमें किसी लॉयर के साथ अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने लॉयर को ला सकते हो या मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं आपका एक गाइड बन गया हूँ या मैं आपका एक फैमिली डॉक्टर बन गया हूँ, जो अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल जब तक आप हो, मैं हूँ, हम वो काम करते रहेंगे इकट्ठा। और उसमें फिर हमारा जो फोकस है इस टाइम, जो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस बन गया है, वो है ऑन द बिजनेस ओनर्स, कि जिसमें फैमिली में एटलीस्ट एक ऐसा इंडिविजुअल हो जिसके पास अपनी कॉरपोरेशन हो। और अब इंसिडेंटली माय क्लाइंट्स हैपन टू बी अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट, फिजिशियंस जो फैमिली डॉक्टर्स हो गए और डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हो गए। उसके बाद आईटी के कंसल्टेंट जो हैं, जो समटाइम्स वन मैन कंपनी होती है, समटाइम्स 2, 4, 5 और लोग होते हैं। और चौथा सेगमेंट है जो वो है, तो तीसरा सेगमेंट, तो एक सेगमेंट है जिसमें हेल्थ केयर के बिजनेस ओनर्स हैं, एक सेगमेंट जिसमें आईटी के बिजनेस ओनर हैं, और तीसरा सेगमेंट है जिसमें फैमिलीज जो अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं, लेट्स से 200,000 250,000 प्लस, या रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स और रियल्टर्स। तो ये अब मेरे 3 सेगमेंट्स हैं जिनमें मैं, क्योंकि अब मुझे उनकी इंडस्ट्री की अच्छी तरह से पहचान है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे, तो मैं उसमें फोकस करने की ट्राई करता हूँ। हैविंग सेड दैट, तो अब जैसे जैसे हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि जहाँ मुझे अपनी टीम को
एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो मेरी एक्सपेंशन में भी यही जो आइडिया है वो ये नहीं है कि मुझे अब मल्टी लेवल मार्केटिंग खड़ी करनी है कि वो नीचे नहीं। आई वुड रादर क्रिएट अ मोर फ्लैट स्ट्रक्चर कि अगर मैं ये 3 सेगमेंट्स पे फोकस कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे हमारे ऑटोवा में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो अब मैं एक किसी को अपने साथ अगर लेके आता हूँ तो मैं उसको मेंटर करता हूँ कि आप अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में फोकस करो और मुझे और आपको कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने रिसोर्सेज पूल करेंगे, इकट्ठे होकर हम काम करेंगे, जहां आपको मेरी जरूरत होगी मैं हूं, लेकिन आप टोटली डिफरेंट सेगमेंट पे फोकस करो एंड सो ऑन। तो उसमें जितना आप स्पेशलाइज होते चले जाओगे उतना आप उनको एक अच्छी कस्टमाइज्ड एडवाइस आप दे पाओगे। तो ये अब हमारा फोकस है। और प्रोडक्ट वाइज इंश्योरेंस में चंदर एवरी इंश्योरर इन द कंट्री जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ डील करता हूँ लाइफ हेल्थ में। और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स में ऑल द बिग बैंक्स एंड जितनी भी साथ में इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं। और तीसरा जो मुझे बहुत ही हैरानी भी हुई कि ये सेगमेंट नया खुल गया वो था ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसको मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मुझे कोई काम ऐसा, क्योंकि ट्रांजैक्शन है आपके लिए कि किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं, आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपको इंश्योरेंस चाहिए, सुपर वीजा दिस दैट। तो मैं बड़ा रिलक्टेंट था इस काम को करने में, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि इट्स अ गुड वे टू शोकेस योर प्रोफेशनलिज्म कि वो आपको आपसे $500 की एक चीज मांग रहे हैं, आप उस पर $100 कमाने वाले हो, लेकिन अब आप उस पर उतनी ही मेहनत कर रहे हो कि जैसे ये कोई $500,000 का क्लाइंट है। तो नाउ वो आपके साथ एक रिस्क ले सकता है कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं कि यार ये अच्छा काम कर रहा है बंदा। अब वो आपको आपसे अगली कॉन्वर्सेशन भी करेगा, जबकि इससे पहले अगर मैं उससे डायरेक्ट ही अप्रोच करता या मुझे अप्रोच करता तो वो कहीं मेरे पास 1 लाख या $5 लाख लेके नहीं आ जाता, क्योंकि उसको लगता कि यार पता नहीं ये बंदा कैसा निकलेगा कैसा नहीं। लेकिन अब वो एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरे साथ फिट है। Okay. So that's what we are focusing on right now. Well, lots of information and you are doing lots of things, Paji. I guess we are ऑलमोस्ट एंड में पहुंच गए हैं पॉडकास्ट के। पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कैसे निकल गया। ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में टारगेट बनाया था कि इसको हम 40 से 50 मिनट कवर करेंगे, बट पता ही नहीं चला बातों में कैसे, और अभी तक तो सारी बातें शायद मैं कर भी नहीं पाया हूँ। बट आई फाइंड कि ये अभी बेस्ट पॉइंट है कि हम पॉडकास्ट के अंत में पहुंच गए हैं। कैसा लगा फाजी आपको? मुझे बस सिर्फ ये लग रहा है कि देखो जो हमारा ये पॉडकास्ट था ना, ये ऐसा था कि जैसे आपको कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले सब कुछ बिखरा के रखना पड़ता है। जैसे आपको एक लेगो बनाने के लिए पहले सारे पीसेस को निकाल के उसके छोटे छोटे सेगमेंट बना के फिर आप उसको जोड़ना शुरू करते हो। तो यही जो हमारी आज की डिस्कशन थी वो हमने क्या किया कि वो हमने लेगो के सारे पीसेस को यहाँ सबको जोड़ के रख दिया। अब इसको इकट्ठा करके जब हम देखते हैं तो ये लेगो जो ऐसे ही डेवलप होगा एज ए प्रोफेशन 100% कि क्या आप समझते हो कि आप ट्रस्टवर्दी हो, क्या आप लोगों में अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, 1 2 क्या आप क्विकली साथ लर्न करने के लिए तैयार हो, 3 क्या आप एथिकली ऑपरेट कर सकते हो कि जहां पे आप सिर्फ पैसे के पीछे भागने की बजाय आप क्लाइंट को आगे रखोगे और जो रेगुलेशंस और कंप्लायंस है आप उसको आगे रख के क्या आप ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको सीखना, आई वुड से कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है, आपने पढ़ाई की है, तो आप ये पढ़ाई भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको एक अच्छा मेंटोर या आपको एक अच्छा लीड मिल जाता है जो आपको अपने साथ ये छोटे छोटे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सिखाता है, तो यू कैन गो अ लॉन्ग वे। लेकिन उससे पहले स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट कि ये प्रोफेशन क्या मेरे लिए सही है या नहीं। और यही अप्रोच आपकी क्लाइंट के साथ, मैं क्लाइंट को हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले क्या आपको मेरी जरूरत भी है या नहीं। कि आपने ऐसे ही कहीं से सुन लिया कि फाइनेंशियल एडवाइजर भी कोई चीज होता है, चलो जी आ जाओ। नहीं, आपको मेरी जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों आप मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करोगे, और मैं भी करूंगा। चलो तो उस वे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्लाइंट को सिलेक्ट करना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्लाइंट के लिए आपको सिलेक्ट करना।
100%। जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज के जो पॉडकास्ट का जो एक समरी अगर बनाए ना, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज शायद इसमें ना मिले, बट अगर किसी को इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है तो जो हमने वो बात की थी ना कि इसको वो एट्रिशन वाले में बाहर ना निकल जाए, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसको मिल जाएंगे कि भैया कि आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हो कि नहीं बने हो। उन सभी बातों के लिए बाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे, क्योंकि मेरा मन है कि हम एक ऐसा पॉडकास्ट भी बनाएं जिसमें हम जनरल बात करेंगे कि एज ए क्लाइंट जो सर्विस लेने वाला है उनको कुछ टिप्स मिल सके, कि क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर्स आते हैं जिनको इस सेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता और गलत प्रोडक्ट के अंदर फंस जाते हैं, वही मल्टी लेवल मार्केटिंग के और इन सब चीज़ों के अंदर। आज का टाइम देने के लिए बाजी एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम चंदर। एंड आप जो ये सारा कम्युनिटी की सेवा कर रहे हो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आप करते रहो। और जैसे पिछले साल जब हमने अपना शूट किया था तो तब हम 50,000 60,000 ऐसे व्यूज पे थे, अब आप मिलियंस ऑफ व्यूज में हो। तो अब होपफुली इसके बाद जब मैं आऊंगा तो फिर आप बिलियंस वाले व्यूज में होंगे। थैंक यू सो मच भाजी, यही सब मोटिवेशंस हैं। और जरूर जाएंगे, क्योंकि जब तक आप जैसे गेस्ट आते रहेंगे तब तक हमारा पॉडकास्ट भी चलता रहेगा। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स। सो गाइज, ये था आज का एक और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मुझे हरप्रीत भाजी के साथ बैठ के बातें करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि चीज़ें समझाने के लिए पहले ग्राउंड लेवल पे ले आते हैं सोच को, जो एग्जांपल से देते हैं, एंड देन वहाँ से उठाते हैं टेक्निकली भी अगर किसी को समझाना होता है। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है तो इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पॉडकास्ट के इस लेवल तक, इस टाइमलाइन तक पहुंच गए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट, एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नए प्यारे से पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।